नमस्कार दोस्तों। कथा कहानी में कुछ न कुछ बराबर सुनाते हैं। कभी कभी थोड़ी अंतराल की अवधि बड़ी हो जाती है, कुछ कारण हो जाते हैं, कुछ परेशानियां रहती हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब भी अच्छा लगे या जब अच्छा महसूस हो और कुछ खुद भी पढ़ के अच्छा लगे तो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में आज एक कहानी आपको सुनाना चाहते हैं। उसके पहले थोड़ी सी भूमिका है। हम लोग बिहार झारखंड से हैं और बिहार झारखंड में भी बहुत सारे कवि और लेखक हुए, एक से एक, जिनका परिचय किसी भी चीज़ का, किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका व्यक्तित्व, बहुत सारे लेखक हुए, कवि हुए। उनमें से एक बिहार के दरभंगा में ही जन्मे हुए गोनू झा थे। गोनू झा की कहानियाँ मैथिली में भी हैं और कुछ उसको हिंदी में भी लिखा गया है उनके बारे में। तो उनकी कहानियाँ बड़ा ही हाजिर जवाबी से भरा होता था और किसी भी बात का वह जवाब और तोड़ निकाल लेते थे और किसी भी परेशानी में वह परेशान नहीं होते थे। उनको बीरबल, तेनालीराम और गोपाल भांड तथा एक हैं मुल्ला दो पियादा, इन सब के समकक्ष ही माना जाता था उनको। लेकिन उनका जो अपना एक अलग व्यक्तित्व था, उसमें फक्कड़पन भी था। गरीबी और किसी भी तरह की परेशानी, मानसिक हो आर्थिक हो, किसी भी परेशानी में वह विचलित नहीं होते थे और उस अवस्था में ही जीकर, हाजिर जवाबी के साथ रहकर और अपना समय गुजारते थे। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म दरभंगा जिला, बिहार, जिसे मिथिलांचल भी कहते हैं, के अंतर्गत भरोरा गांव में लगभग 500 वर्ष पूर्व एक गरीब किसान के यहाँ हुआ था। उस समय ऐसी स्थिति थी कि धर्मांधता और रूढ़िवादिता जो थी वह चरम सीमा पर थी। बड़े जमींदार साहब राजा कहलाते थे और बाकी प्रजा, गरीब लोग, साधारण लोग प्रजा कहे जाते थे। तो उनके दरबारियों के हाथ में शासन से जो प्रजा थी वह त्रस्त थी, क्योंकि राजा को सलाह देने वाले, राजा के साथ चलने वाले, बोलने वाले सब जो दरबारी होते थे उसमें चाटुकार ज़्यादा होते थे। अपनी जगह बनाने के लिए झूठ सच बोलना, राजा की झूठी सच्ची डींग हाँकना और किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी बड़ी बात कह जाते थे। ऐसे बहुत सारे दरबारी थे राजा के दरबार में। उस अवस्था में गोनू झा भी उस दरबार में थे और बहुत समय तक हाजिर जवाबी के कारण भी वह बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो चापलूस दरबारियों के चंगुल से प्रजा को बचाने में इनका बड़ा योगदान रहता था और साधु वेश में जो ढोंगी होते थे उनसे भी वह लोहा लेते रहते थे, क्योंकि साधु होना, असाधु जैसा दिखना, दोनों में फ़र्क होता है। साधु सज्जनता के प्रतीक के तौर पर साधु को जाना जाता है कि दया है, उदारता है और गरीब भी है तो मस्त मौला है। और कोई कोई सिर्फ वेश से साधु हुआ करते थे। ऐसे झूठे साधुओं से भी वह लोहा लिया करते थे। तो अपनी समस्याओं से प्रजा उनको अवगत कराते थे और सबका निदान वह करते थे। राजा से भी विनती करते थे और उन्हें समझाते थे और प्रजा को दंड से और दुख से और भय से मुक्त रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी तो लाजवाब थी ही। बहुत सारी कहानियाँ हमने बचपन में सुनी हैं उनकी। एक दो तो बहुत ही मजाकिया लहजे में कही गई कहानी थी। वो
थोड़ा गांव में लोग बोलते थे, तो उन सब का एक संस्मरण है दिमाग में। लेकिन आज जब मैंने कथा कहानियों की श्रृंखला को खोला तो उसमें गोनू झा की कुछ कहानियों का जिक्र मुझे मिला, तो मैंने सोचा चलिए आज एक कहानी आपके साथ हम शेयर करते हैं। प्रखर प्रतिभा के धनी थे वह, और तुरंत ही प्रत्युत्पन्न बुद्धि संपन्न से भरे हुए जवाब से वह सबको मात देते रहते थे। ऐसा व्यक्तित्व था गोनू झा का। बिहारी थे, दरभंगिया थे, मिथिलांचल जिसे कहते हैं। हम लोगों का भी रिलेशन बिहार झारखंड से है। हम लोग बिहार में ही जन्म हुआ है हमारा, और झारखंड में है, अभी ससुराल है यहाँ। तो बराबर ही रिलेशन मोह माया और प्रेम है। तो अच्छा लगता है जब जैसे विद्यापति फेमस थे उस तरह गोनू झा भी अपना एक स्थान रखते थे। तो उनकी एक कहानी है। चार पंक्तियों में रामायण। अब चार पंक्तियों में तो रामायण नहीं हो सकती है, लेकिन किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए बात बनाना तो बहुत आसान है। और बात आप बना सकते हैं, लेकिन बात बनाकर किसी को संतुष्ट कर सकते हैं, ये गुण था गोनू झा में। तो एक दिन सुबह सुबह ही गोनू झा के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह भी थोड़ा परेशान हुए कि पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। उठ कर गए, दरवाज़ा खोला तो देखा चार युवक खड़े हैं जो काफ़ी परेशान हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं और क्या बात है। तो उन सब ने कहा कि हम दूसरे गांव से आए हैं और हम कवि हैं और हम पंडित जी से मिलना चाहते हैं। तो गोनू झा ने पूछा कि पंडित जी से आपका क्या मतलब है, गोनू झा? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ गोनू झा से ही मिलना चाहते हैं। तो बोले हम ही हैं, बताइए क्या बात है। बोले आपसे एक काम है, आप हमको थोड़ा बात करने का मौका दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आइए बैठिए। चारों को बैठाया और कहा कि अगर आप लोग को बहुत जल्दीबाजी नहीं हो तो मैं थोड़ा स्नान ध्यान कर लेता हूँ, उसके बाद आपकी बात सुनता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो उन चारों युवकों ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से स्नान ध्यान कीजिए, हम लोग बैठते हैं और उसके बाद आप हमारी समस्या सुनिए और उसका निदान निकालिए। गोनू झा अंदर चले गए, स्नान किया, पूजा की, उसके बाद वहाँ आए, बोले अब विस्तार से अपनी बातें कहें। तो उन चारों ने कहा कि हम लोग कविता लिखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि सबसे कम सम्मान हम लोगों का अपने घर में ही है। माता पिता हमें निठल्ला निकम्मा समझते हैं। तो अब हम लोग राजा के दरबार में आए कि वहाँ कुछ कविताएं सुनाएंगे और कुछ पैसे अगर हमें मिल जाएंगे तो वह पैसे अपने माता पिता को देंगे और उनकी तकलीफ़ को दूर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही उनके मन में जो एक भावना बन गई है कि हम लोग निठल्ले हैं, ये अगर उनका ख़त्म हो जाए, उनकी भावना यहीं रुक जाए कि नहीं हम लोग निठल्ले नहीं, इससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो हम लोग राजा के पास आए, उन्हें एक कविता सुनाई जिसे हम चारों ने मिलकर लिखी थी। और जब राजा को सुनाया तो राजा नहीं समझे और बिगड़ गए और हमें भगा दिया। अब एक समस्या थी कि राजा ने भगा दिया तो कुछ इनाम भी नहीं मिला। दूसरी समस्या थी कि अगर यहाँ से घर जाएंगे तो यह बात सिद्ध हो जाएगी कि हम लोग निठल्ले हैं, निकम्मे हैं। तो अब आप ही इससे निकलने का उपाय बताइए। तो बोले ठीक है, तुम लोग अपनी कविता सुनाओ, हम सुनने का प्रयास करते हैं। तो उन लोगों ने हम लोग जब बाहर निकल आए तो एक दरबारी ने आपकी बात की, कहा कि जाओ तुम्हारा उपाय गोनू झा ही कर सकते हैं।
और तुम उनके पास जाओ, अपनी कविता सुनाओ, तो शायद कुछ रास्ता निकल जाए। तो गोनू झा ने पूछा कि किस दरबारी ने तुम सबको हमारे पास भेजा है? तो कहा कि नाम तो हमने नहीं पूछा, लेकिन एक दरबारी है जो उटपटांग सब पगड़ी पहने हुए था और उसकी एक आंख ढकी हुई थी। गोनू झा समझ गए कि कान्हा नाई ने इन लोगों को हमारे पास भेजा है। और कान्हा नाई राजा का बहुत बड़ा चापलूस था, जमींदार का, और गोनू झा को नीचा दिखाने में वह कोई भी मौका नहीं चूकता था। तो उसने सोचा कि जब इन लड़कों को राजा साहब ने भगा दिया है, तो अब अगर गोनू झा इन सबको प्राइज दिलवा देते हैं, इनाम दिलवा देते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं दिलवाते हैं तो उनकी भी बेइज्जती होगी। बोले अच्छा ठीक है, बैठो तुम लोग, हम अपनी कविता हमें सुनाओ। उसके बाद गोनू झा समझ गए कि कान्हा नाई ने भेजा था और उसके व्यक्तित्व के बारे में गोनू झा को पता था। युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी अब तो कविता पढ़ने का हौसला भी नहीं रहा, अब तो हम लोग इस चिंता में कि हमारे माता पिता हमें क्या कहेंगे, और इनाम तो मिला नहीं और उल्टे अपमान हुआ। तो गोनू झा ने, अब हम क्या कर सकते हैं? गोनू झा ने लंबी बात को बीच में टोकते हुए कहा कि हमें पहले कविता सुनाओ और उसके बाद हम कुछ कहेंगे। तब उन चारों ने कहा कि हम लोग चल पड़े रास्ते में चल पड़े तो एक पेड़ मिला। एक पेड़ गूलर का पेड़ था, उससे एक गूलर गिर गया था। तो पहली पंक्ति बनी कि पककर गूलर गिर गयो, पहली लाइन थी। दूसरे युवक ने कहा कि और पंडित जी, मैंने राह में एक पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़कर ले जाती एक महिला को देखा और उसी समय देखा तो अनायास ही मेरे मुंह से यह पंक्ति निकली कि लायो पीपर नारी। तो दूसरी लाइन बन गई। अब तीसरे युवक ने कहा कि पंडित जी, मैंने जामुन का एक पेड़ देखा जिस पर अनगिनत जामुन फले हुए थे। तो मैंने कविता की तीसरी पंक्ति बनाई, जामुन अंत न पाइयो। अब चौथे युवक की बारी थी। उसने गोनू झा से कहा, हम लोग थोड़ी देर और बढ़े तो देखा कि कुछ बच्चे खेलते खेलते झगड़ने लगे। तब मैंने कविता की अंतिम पंक्ति जोड़ी, बरबस ठानो रारी। तो ये 4 लाइन की कविता थी। अब ऐसे देखा जाए तो इसका कोई विशेष अर्थ था नहीं। जो उन लोगों ने देखा उसी को कविता के तौर पर तुकबंदी में जोड़ दिया और कविता बना ली। और उन्होंने सोचा कि इस कविता से ही हम इनाम पा लेंगे और माता पिता के दिल में भी जगह बना लेंगे। और इस तरह से उनकी कविता पूरी हो गई। कैसी पूरी हुई सुनिए। पक्कर गुलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत न पाइयो, बरवस ठानो रारी। तो गोनू झा समझ गए कि कान्हा नाई ने उनका उपहास उड़ाने के लिए ही युवकों को उनके पास भेजा है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो ये युवक मूर्ख हैं ही, किंतु उनके मन में अपने माता पिता के प्रति जो श्रद्धा है, यह सोचकर गोनू झा ने उनको राजा से इनाम दिलाने की ठानी। तो सोचा कि माता पिता को प्रसन्न करने की इच्छा है तो चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, अगर माता पिता के प्रति अगर उसके मन में आदर है तो उसकी मदद की जा सकती है। और वह इसी इच्छा से राजा के पास आए भी थे। दूसरी तरफ कान्हा नाई उनसे जलता था तथा उनका मजाक भी उड़ाने के लिए युवकों को उनके पास जाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इन युवकों को महाराज से पुरस्कार दिलवा कर रहेंगे। वे अपने साथ उन युवकों को लेकर दरबार में पहुंचे। महाराज ने जब दरबार में युवकों को देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए और कहा कि तुम लोग फिर आ गए और
गोनू झा ने विनम्रता पूर्वक हस्तक्षेप किया, महाराज, इन कवियों को मैं लेकर आया हूँ आपके पास। तो जिस समय गोनू झा यह बात कह रहे थे उस समय उनकी दृष्टि कानानाई पर भी पड़ी और गोनू झा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, महाराज, मैं तो इन युवकों की चौपाई सुनकर विस्मित हो उठा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम उम्र में इन लोगों ने 4 पंक्तियों में संपूर्ण रामायण लिख डाली। और रामायण की रचना कोई 4 पंक्तियों में कैसे कर सकता है, लेकिन इन 4 युवकों ने इतनी कम उम्र में रामायण की रचना कर दी। अब राजा के चौंकने की बारी थी कि महाराज के मुंह से निकला संपूर्ण रामायण। जी हाँ महाराज, संपूर्ण रामायण। यदि आप अनुमति दें तो मैं इन युवकों की लघु किंतु महानतम रचना आपको सुनाऊं। गोनू झा ने महाराज से कहा। महाराज ने अनुमति दे दी, क्योंकि गोनू झा की विद्वता के वह काबिल थे। तब उन्हें लगा कि गोनू झा जब इन चारों युवकों को सही ठहरा रहे हैं तो जरूर ही कोई बात होगी। तब पूरे दरबार में भी उत्सुकता फैल गई थी। युवकों ने बारी बारी से अपनी रचना सुनाई। पक्कर गुलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामुन अंत न पाइयो, बरबस ठानो रारी। तो महाराज जी की समझ में कुछ भी नहीं आया। तब उन्होंने गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा समझ गए कि महाराज उनसे कह रहे हैं कि क्या बकवास कविता है। और गोनू झा ने मुखर स्वर में कहा, महाराज, ये पंक्तियां सामान्य नहीं हैं, इनसे गुणतम बातें ध्वनित हो रही हैं, मतलब सुनाई दे रही हैं और समझ भी आ रही हैं। यह तो राम रावण के युद्ध से लेकर उनके परिणाम तक को रेखांकित करने वाली रचना है। पक्कर गुलर गिर गयो मतलब वस्तुतः यह रावण की पत्नी मंदोदरी का विलाप है। करुण रस का ऐसा वर्णन किसी अन्य पंक्ति में कहाँ। इस पंक्ति में कवि कहता है कि संपूर्ण सोने की लंका, जो रावण के अभिमान का प्रतीक थी, पक्के गुलर की तरह धराशायी हो गई। बहुत घमंड था, लेकिन जब हनुमान ने लंका जला दी तो वह बिल्कुल पिघल कर गिर गई। इसका मतलब पका हुआ गुलर जिस तरह पेड़ पर नहीं रह सकता, उसी तरह से लंका भी ध्वस्त हो गई। अभिमान चूर कर दिया उसने रावण का। लायो पीपर नारी, अब दूसरा रुदन है मंदोदरी का। लायो पीपर नारी मतलब पीपल के पेड़ से पत्ता तोड़कर नारी ले जा रही थी, तो उस पर आया था, ये लाइन बन गया था। लेकिन मंदोदरी का विलाप क्या कहा कि लायो पी पर नारी, मतलब मेरे पति ने पर नारी को लाकर बड़ा ही बुरा काम किया है, यह इसके विनाश का कारण भी बन सकती है। तो मंदोदरी के रुदन में यह बात ध्वनित होती है कि मंदोदरी का पति अर्थात रावण पर नारी अर्थात राम की पत्नी सीता को लेकर आया है, जिसके कारण लंका का विनाश हुआ। जामन अंत न पाइयों में भगवान श्री राम का यशोगान है। जामुन को जामन बना दिया गोनू झा ने, और जामन अंत न पाइयो मतलब अनंत जामुन है, तो अनंत जामन अंत न पाइयो कि ये यशगान है भगवान श्री राम का, कि कविता की जो भगवान हेमन राम तो भगवान हैं, अनंत हैं, उनके सामर्थ्य का भला किसे कैसे अंत मिल सकता है। कोई उनके सामर्थ्य को कैसे जान सकता है, कि जिसके मन को नहीं जान सकता है साधारण मानव, वो भगवान है, उनसे कोई पार कैसे पा सकता है। अब मंदोदरी विलाप, इस अंतिम पंक्ति में मंदोदरी का विलाप और निखर कर आ गया। वह विलाप करते हुए कहती है कि जिस परमेश्वर राम के मन की शक्ति की था कोई नहीं ले सकता, उससे उसके पति ने रार किया, तो बेकार में रार ठानी।
तो ये चौथी लाइन का मतलब था कि बरबस दुश्मनी मोल ली, जिसका नतीजा हुआ कि वह आज अपने समस्त ऐश्वर्य और कुल खानदान के साथ नष्ट हो गया। तो महाराज उस कविता से तो नहीं बल्कि गोनू झा द्वारा की गई विद्वतापूर्ण विवेचना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी समझ लिया कि गोनू झा इन युवकों की मदद करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने इन युवकों में कोई अच्छी बात जरूर देखी है, अन्यथा वे इसे लेकर दरबार में नहीं आते। विचार कर महाराज ने युवकों को इनाम दे दिया। तो गोनू झा का यही मकसद था जो पूरा हुआ, और कान्हा नाई का जो मकसद था वह फिर से एक बार असफल हो गया। इनाम पाकर चारों युवक प्रसन्न हुए और दरबार से विदा होते समय इन युवकों ने जब गोनू झा का चरण स्पर्श किया, तब गोनू झा ने आशीष देने की शैली में कहा, जाओ इनाम में मिली धनराशि अपने माता पिता को दो और उन्हें प्रसन्न करो। अब घर जाकर कुछ काम की बातें सीखो। कविता से रोजी रोटी नहीं मिलती और कविता का, कवियों का उतना सम्मान नहीं है, बहुत कम ही सम्मान है। इसीलिए कवि हमेशा गरीब और फक्कड़ ही होते हैं। तो अब आज के समय की बात यह नहीं है, बहुत पहले 500 वर्ष पुरानी कथा है, तो उस समय और भी स्थिति खराब थी। अभी तो फिर भी कुछ ठीक है। अभी कुमार विश्वास जैसे कवि हो तो पैसे की क्या कमी होगी। तो युवकों के जाने के बाद गोनू झा ने कान्हा नाई की तरफ भरपूर दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए अपने आसन पर विराजमान हुए। तो ये थी उनकी हाजिर जवाबी, और किसी भी लाइन से अच्छे अर्थ को निकाल लेना गोनू झा की विशिष्टता थी। तो आशा है ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमारे बिहारी और दरभंगिया भाई बहनों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं ऐसी और कहानियाँ सुनाऊंगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। कमेंट करके बताएं कि कैसी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।